हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री विद तेजी सर पर। दोस्तों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम सुनते ही डर लगता है कि यार इतनी सारी रिएक्शन, इतनी बड़ी बड़ी रिएक्शन और इतने सारे लॉजिकल क्वेश्चंस हमें तो याद नहीं होते। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के केमिस्ट्री सेकंड के जो 12th में 4 लेसन है वो लास्ट एग्जाम में छोड़ देते हैं। बहुत सारे बच्चे आते हैं और वो कहते हैं सर ये याद तो होता नहीं है, ये छोड़ देते हैं, हम बाकी चैप्टर्स कर लेते हैं। तो इस तरीके की समस्या आपके सामने ना आए, आप कभी ऐसा ना कहें कि सर ये चैप्टर्स मुझसे नहीं होंगे, तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सीखना पड़ेगा जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाँ दोस्तों, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ पार्ट्स मैंने डिवाइड कर दिए हैं। इन सारे पार्ट्स को आपको देखना और समझना पड़ेगा, तब जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको बहुत अच्छे से आएगी, मजा आएगा। ऐसे लगेगा कि आप कुछ रट नहीं रहे हैं, मैथ की तरह एक कंसेप्चुअल चीजें कंसेप्ट के हिसाब से, फंडामेंटल के हिसाब से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। आज का जो एपिसोड है जीओसी का वो है कार्बनिक रसायन का सामान्य परिचय। ठीक है, जिसको मैं यूं करके लिख देता हूं कि ये जीओसी का है फर्स्ट एपिसोड, जिसमें हम इसका पढ़ेंगे सामान्य परिचय। लेकिन आगे की चीजें भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। 2 मिनट लगाओ दोस्तों, क्लास छोड़नी नहीं है। आप 2 मिनट में ये सारी चीजें समझो कि हमने क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्यों हम ये एक्स्ट्रा 10 एपिसोड देखें, क्यों जरूरी है। एक बार 2 मिनट लगाएं। देखो, पहले हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सामान्य परिचय पढ़ना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या। फिर आपने पढ़ना है, नेक्स्ट जो एपिसोड मैं बनाऊंगा वो होगा क्लास 12th के अंदर कार्बनिक यौगिक कौन कौन से हैं हमारे सिलेबस के अंदर। यूं बहुत सारे, अगर मान लो सामान्य और जीओसी पढ़ते हैं, अगर आप 11th में जीओसी पढ़ते हैं तो बहुत वाइड होती है, लेकिन हमें 12th ओरिएंटेड करना है। हमने इस तरीके से करना है कि हमारा 12th भी खराब नहीं हो और हमारा कंपटीशन भी अच्छा रहे। ठीक है, हमारे को कंपटीशन के क्वेश्चन भी समझ में आए और हमारा 12th भी खराब नहीं हो। अगर मैं 11th वाली वो बहुत वाइड जीओसी अगर शुरू कर दूं तो फिर आपको 12th जो है समझने में समस्या होगी, 12th के मार्क्स जो है अच्छे आना थोड़ा सा मुश्किल होगा। चलिए, तो एक तो क्लास 12th के कार्बनिक यौगिक कौन कौन से हैं उसकी बात करेंगे अपने। फिर इनके बात करेंगे कि जो यौगिक है उनके भौतिक गुणों की चर्चा करेंगे कि उनका गलनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक कैसे पता किया जाता है, मेल्टिंग पॉइंट मतलब उनका गलनांक कैसे पता किया जाता है, किसकी विलयता ज्यादा होगी, किसकी विलयता कम होगी। ये सब चीजें जो है हम तीसरे पार्ट के अंदर इसके देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनमें बंध कौन सा होता है, वो बंध टूटता किस किस प्रकार से है। बंध के टूटने के भी बहुत तरीके हैं, ठीक है, और उसके बेस पर कई क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो उसका टॉपिक है अपने बंध का वियोजन। फिर टॉपिक है प्रेरणिक प्रभाव, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेरणिक प्रभाव, इसको इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं इंग्लिश में। और ये टॉपिक सीखेंगे कि ये क्या है और इस आधार पर हमारे 12th से सिलेबस के अंदर उन 4 लेसन के अंदर कार्बनिक रसायन के 4 लेसन के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं, अधिकांश क्वेश्चन प्रेरणिक प्रभाव के कंसेप्ट पर हल होते हैं। तो ये प्रेरणिक प्रभाव पढ़ेंगे और इस पर सॉल्व होने वाले जितने भी न्यूमेरिकल जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे इसके साथ ही यहां पर अपने सॉल्व करेंगे। इसके बाद है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव, इसके कुछ एक पार्ट में ये भी काम में आता है, तो ये भी अपने समझेंगे और इस पर आधारित हल होने वाले प्रश्न भी सॉल्व करेंगे। फिर अपने पास बात आती है अनुनाद की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अनुनाद, प्रेरणिक प्रभाव और एक है टॉपिक संकरण। इन 3 टॉपिक से जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके 90% जो कंसेप्ट वाले क्वेश्चन आते हैं ना, वो 90% क्वेश्चन इन 3 इफेक्ट पर ही, संकरण, प्रेरणिक प्रभाव और अनुनाद पर ही हल होते हैं। तो इनको सीखना बेहद जरूरी है। फिर देखें, आप अनुनाद को रेजोनेंस कहते हैं इंग्लिश में। इसके 2 इफेक्ट है, प्लस आर इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट। इस इफेक्ट्स को पढ़ना है और इन इफेक्ट्स के आधार पर कम से कम 50 अभिक्रियाएं ऐसी होंगी जो आपको एट द टाइम, उसी समय जो है वो याद हो जाएंगी। तो इनको आपने पढ़ना है। इसके बाद जो बात आएगी आपके पास वो क्या है कि
कुछ अभिक्रियाओं की क्रियाविधि पढ़नी है। योगात्मक अभिक्रियाएं, विलोपन अभिक्रियाएं, विस्थापन अभिक्रियाएं, इनकी क्रियाविधियां पढ़नी है। जब इनकी क्रियाविधियां पढ़ेंगे तो इन चैप्टर्स में आने वाली अधिकांश अभिक्रियाएं तो हमारे को वैसे ही याद हो जाएंगी और फिर हम कुछ अभिक्रियाएं करके इस पूरे पार्ट को खत्म करेंगे। इसमें लगभग जो है आपको 10 से 15 एपिसोड्स में ये क्लास खत्म होएगी, ये पूरा पार्ट खत्म होगा। लेकिन ये 10 से 15 घंटे जो है आप क्लास देखेंगे, ये जो 10 से 15 घंटे हैं वो आपको फ्यूचर में इतने काम आने वाले हैं, इतने काम आने वाले हैं कि भाई आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। चलो तो शुरू करते हैं अपने पहली पार्ट से, सामान्य परिचय से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जनरल इंट्रोडक्शन। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि आपको ध्यान रहे कि हमने क्या क्या पढ़ना है। क्लास बीच में नहीं छोड़नी, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको बस क्लास देखते जाना है। चाहे आपको कोई चीज 19-20 कैसे भी लगे, आपको क्लास देखते रहना है। शुरू कर रहा हूं सामान्य परिचय। देखो सबसे पहले क्या हुआ कि जो प्रकृति में जितने भी पदार्थ यौगिक जो पाए जा रहे थे उनको दो आधारों में बांट दिया गया। ठीक है कि दो जो वो यौगिक जो है वो किससे प्राप्त हो रहे हैं, यौगिक का स्रोत क्या है, इसके आधार पर यौगिकों को दो भागों में बांट दिया गया। दो भागों में कौन सा, एक तो योग भाग था कार्बनिक यौगिक और एक था हमारे पास कार्बनिक यौगिक और एक था हमारे पास अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। आज जनरल इंट्रोडक्शन चल रहा है कि कार्बनिक यौगिक होते क्या हैं, कार्बनिक रसायन क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। कार्बनिक यौगिक किन्हें कहा जाता था, उन्हें कहा जाता था कि वे यौगिक जो या तो जंतुओं से प्राप्त होते हैं या फिर वनस्पति से प्राप्त होते हैं, वनस्पति से प्राप्त होते हैं, उन यौगिकों को क्या कहा गया, कार्बनिक यौगिक कहा गया। अब जंतुओं से प्राप्त होने वाले यौगिक कौन से थे, जंतु से हमें क्या प्राप्त होते हैं, जैसे हार्मोन है, हार्मोन, जिलेटिन, ये यौगिक जो है वो जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो जैसे दूध वगैरह है उसमें वसा है, तो वो दूध की वसा जो है ये जंतुओं से प्राप्त होते हैं, तो ये यौगिक कैसे हो गए, कार्बनिक यौगिक। या फिर कोई वनस्पति से प्राप्त होते हैं, वनस्पति से क्या प्राप्त होती है, जैसे शर्करा होती है, चीनी, ठीक है, अपने सुक्रोज जिसको अपने कहते हैं, शर्करा प्राप्त होती है। फिर आप देखें कि आपके पास और पौधों से कार्बोहाइड्रेट जितने भी हैं, कार्बोहाइड्रेट पता होते हैं, प्राप्त होते हैं हमारे को। ठीक है, और ये सारे के सारे जो है वो वनस्पति वाले से प्राप्त होने वाले पदार्थ भी जो थे, जो यौगिक थे, उनको भी क्या कहा गया, कार्बनिक यौगिक कहा गया। तो पहले पहले जो कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिकों का जो वर्गीकरण था उसमें कार्बनिक यौगिक उन्हें कहा गया वे यौगिक जो या तो जंतुओं से प्राप्त होते हैं या वनस्पति से प्राप्त होते हैं, उन्हें कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। फिर आती है बात अकार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक वो थे जो निर्जीव स्रोत से प्राप्त होते थे। निर्जीव स्रोत से प्राप्त यौगिकों को अकार्बनिक यौगिक कहा गया। अब निर्जीव स्रोत से कौन से यौगिक थे, निर्जीव जैसे हम बात करें कि आपके पास यूं, मैंने एक बात करी कि जैसे चट्टानों से या फिर पर्वतों से कोई खनिज लवण प्राप्त होते हैं, खनिज लवण प्राप्त होते हैं, अयस्क प्राप्त होते हैं, ये सारे के सारे जो है वो अकार्बनिक यौगिक होते हैं। तो एक सिंपल सी परिभाषा कार्बनिक और अकार्बनिक की होगी। चलिए फिर, लेकिन ये तो बात इतनी डिस्क्राइब नहीं थी। फिर आगे क्या हुआ, साफ कर रहा हूं मैं इनको, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए, हालांकि ये 12th में किसी काम नहीं आने वाले, अगर आपको मान लो नहीं भी लेना तो कोई बात नहीं, लेकिन सुनना बहुत जरूरी है, सुनना है आपको। चलिए, इसके बाद क्या हुआ कि कार्बनिक यौगिकों की एक परिभाषा दी गई। क्या दी गई, जो पुरानी परिभाषा थी कार्बनिक यौगिकों की, एक विशेष परिभाषा दी गई। वो क्या थी, कहता है कि जब इन जंतुओं और वनस्पति से प्राप्त होने वाले यौगिकों का अध्ययन किया गया ना, तो पाया कि उनमें मुख्यतः कार्बन पाया जाता है। मुख्यतः क्या पाया जाता है,
कार्बन पाया जाता है, इसलिए उनको कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। तो पुरानी परिभाषा ये थी कि कार्बनिक यौगिकों में सामान्यतः या कार्बनिक यौगिकों में मुख्यतः क्या पाया जाता है भाई? मुख्यतः कार्बन पाया जाता है, इसलिए इन्हें कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। तो पुरानी परिभाषा ये थी। लेकिन क्या हुआ कि अब ऐसे कुछ एग्जाम्पल थे, जैसे अब मान लो, जैसे मान लिख दिया CH3 ये कार्बनिक यौगिक है, मैं लिख दिया CH3CH2OH ये कार्बनिक यौगिक है, मैं लिख दिया C6H12O6 ये कार्बनिक यौगिक है। तो इसका मतलब इनमें कार्बन मुख्यतः पाया जा रहा है, तो ये सारे के सारे क्या है? कार्बनिक यौगिक है। लेकिन एक समस्या यहां आ गई, जब बात करी CO2 की, जब बात करी CO3-2 की, जब बात करी HCO3- की, तो इनमें कार्बन है, लेकिन ये कार्बनिक यौगिक नहीं है, लेकिन ये कार्बनिक यौगिक नहीं है। तब समस्या आ गई कि भैया आपने तो कहा था कि भाई जिनमें कार्बन मुख्य रूप से पाया जाएगा उनको हम कार्बनिक यौगिक कहेंगे, लेकिन यहां तो कार्बन पाया जा रहा है, फिर भी हम इनको कार्बनिक यौगिक नहीं कह रहे। ठीक है, तो इसलिए अब इस परिभाषा को हमें बदलने की जरूरत पड़ी। और नई परिभाषा फिर क्या आई? नई परिभाषा क्या बनी? मैं इसको साफ कर रहा हूं, चले आप बस इनको देखते जाएं। नई परिभाषा यह बनी कि जो दो चीजें, एक पे बात कर रहा हूं CO2 और एक पे बात कर रहा हूं CH3OH। ठीक है, अब CO2 जो है वो तो कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है और CH3OH ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या होता है? CH4, इसका व्युत्पन्न है। ये क्या हुआ कि इस CH4 में से हाइड्रोक्सिल समूह ने इसके एक H को हटाया और खुद जुड़ गया। ये CH4 था ना, इसके एक H को हटा करके OH जुड़ गया और ये बन गया। इसका मतलब ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना यौगिक था। ये क्या था? हाइड्रोकार्बन था। और ये इससे बना हुआ है, तो हम इसको हम कहेंगे कि ये क्या है? हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न है। अच्छी बात सुनना, समझने की कोशिश करना। क्या कह रहा है? कह रहा है कि ये जो CH3OH है ना, वो इस हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न है, क्योंकि इससे बना हुआ है। ठीक है, इसलिए ये भी कार्बनिक यौगिक है और ये भी कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, तो जो अब नई परिभाषा बनी है कार्बनिक यौगिकों की, वो क्या है? वो ये है कि सभी हाइड्रोकार्बन व हाइड्रोकार्बनों के व्युत्पन्नों को, हाइड्रोकार्बनों के व्युत्पन्नों को कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। ठीक है, तो अब कुछ बात क्लियर हुई। पहले परिभाषा ये थी कि भाई जो वनस्पति से, जंतुओं से प्राप्त होते हैं उनको कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। फिर उनमें पाया गया कि यार उनमें तो कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो कह दिया गया कि जिन यौगिकों में कार्बन ज्यादा पाया जाता है या कार्बन पाया जाता है उनको कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। फिर प्रॉब्लम आ गई CO2, CO3-2, HCO3- इस तरीके के यौगिकों में जिनमें कार्बन तो था लेकिन वो कार्बनिक यौगिक नहीं थे। फिर परिभाषा बदलने की जरूरत पड़ी और अब परिभाषा क्या दी गई कि भाई या तो हाइड्रोकार्बन जो है ये कार्बनिक यौगिक है, या फिर वो यौगिक जो इन हाइड्रोकार्बनों से बने हुए हैं वो कार्बनिक यौगिक है। तो सभी हाइड्रोकार्बन व हाइड्रोकार्बनों के व्युत्पन्नों को कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। तो अब परिभाषा जो है वो ये है, और वास्तव में ये परिभाषा इस सारे सिस्टम पर सेट बैठती है, सारे यौगिकों पर सेट बैठती है। चलिए, अब क्या हुआ कि इन कार्बनिक यौगिकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कार्बनिक यौगिकों के अध्ययन को, अब धीरे धीरे अपने कार्बनिक रसायन की तरफ पहुंच रहे हैं। अध्ययन को कार्बनिक रसायन या इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको दो बातें आ गई समझ में। फिर आपके माइंड में एक बात आ रही होगी
कि सर तत्व तो और भी बहुत हैं, तत्व तो ऑक्सीजन भी है, तत्व तो हाइड्रोजन भी है, ठीक है, तो उनको अलग से क्यों नहीं पढ़ा जाता, उनकी ब्रांच अलग क्यों नहीं है? ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन वाले यौगिक अलग से एक ब्रांच बना ली इन्होंने, अलग से एक केमिस्ट्री बना ली, केमिस्ट्री की एक शाखा बना ली। तो ये जो है ऐसा क्यों, कार्बन की एक अलग शाखा क्यों बनी? तो इसलिए बनी क्योंकि कार्बन ऐसा तत्व है जिसके बहुत सारे अनंत जो है बहुत सारे यौगिक पाए जाते हैं। कार्बन के बहुत सारे यौगिक पाए जाते हैं, इसलिए जो कार्बन वाले यौगिक है उनको अलग ही अध्ययन, उनका रसायन विज्ञान की अलग ही शाखा में अध्ययन करने लगे और उस शाखा को क्या कहने लगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कार्बनिक रसायन। तो कार्बनिक रसायन क्या हो गया कि कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन रसायन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे कार्बनिक रसायन या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। और ये शाखा अलग क्यों हुई? क्योंकि अकेले कार्बन के ही बहुत सारे यौगिक होते हैं, अनंत यौगिक होते हैं, बहुत सारे यौगिक होते हैं। अब बात आती है कि सर ऐसा कार्बन में ही क्या था जिससे इसके इतने सारे यौगिक बने? कार्बन में ऐसा क्या था? तो कार्बन की बात करें तो देखो कार्बन के अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें थी। नंबर एक बात, कार्बन के अनंत यौगिक क्यों थे? क्योंकि नंबर एक बात, कार्बन में श्रृंखलन का, अति श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। अति श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, ठीक है, इसलिए बहुत सारे यौगिक बना लेते हैं। आप कहोगे सर ये श्रृंखलन का गुण क्या है? श्रृंखलन का गुण यह है कि कार्बन 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 एक दूसरे से कार्बन कार्बन जुड़ करके ही बहुत सारे यौगिक बना सकता है, तो इसे हम कहते हैं श्रृंखलन का गुण। और ये श्रृंखलन का गुण जो है सर्वाधिक पाया जाता है पूरे आवर्त सारणी में, सभी तत्वों में सबसे ज्यादा श्रृंखलन का गुण होता है कार्बन के अंदर, ठीक है, इसलिए जो है इसके बहुत सारे यौगिक बनते हैं। और कार्बन का श्रृंखलन का गुण बहुत ज्यादा होता है, इसके बाद थोड़ा बहुत सिलिकॉन में होता है, फिर कुछ जो है वो हमारे पास सल्फर में होता है, फिर फास्फोरस में होता है, फिर नाइट्रोजन में होता है, फिर ऑक्सीजन में होता है। ये श्रृंखलन के गुण का घटता क्रम है, मतलब सबसे ज्यादा श्रृंखलन का गुण किसमें? कार्बन में। और बहुत ज्यादा है, देखो ये देखो ग्रेटर देन, मतलब बहुत ज्यादा गुण जो है कार्बन का, उससे बाद सिलिकॉन आता है, फिर थोड़ा बहुत सल्फर, फिर फास्फोरस, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। अब बात आती है कि कार्बन में इतना श्रृंखलन का गुण क्यों पाया जाता है? क्योंकि कार्बन, इनकी जो बंध ऊर्जा की बात करें ना अपने, बंध ऊर्जा की, तो कार्बन और कार्बन को तोड़ने में बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, इसलिए कार्बन की बंध ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। जब कार्बन और कार्बन को तोड़ने में ऊर्जा ज्यादा चाहिए, इसका मतलब क्या है? कार्बन और कार्बन मजबूती से बंधे हुए हैं और इनमें मजबूती से बंधने का गुण है, इसीलिए तो लंबी श्रृंखला जो बन सकती है। अगर मान लो उनमें मजबूती से ना बंधे तो थोड़ी दूर श्रृंखला बनेगी, फिर टूट जाएगी। क्यों? क्योंकि उनमें ज्यादा देर बंधने की क्षमता ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कार्बन में, उसके बाद जो है सिलिकॉन में, और उसके बाद सल्फर में, उसके बाद जो है फास्फोरस में, और फिर उसके बाद जो है वो नाइट्रोजन में, और फिर उसके बाद जो है ऑक्सीजन में। तो इस प्रकार से सबसे ज्यादा बंध ऊर्जा कार्बन की है, फिर सिलिकॉन की, फिर सल्फर की, फिर फास्फोरस, फिर नाइट्रोजन और फिर ऑक्सीजन। ये बंध तोड़ने में ज्यादा ऊर्जा लगती है, ये बंध तोड़ने में कम ऊर्जा लगती है। तो बंध ऊर्जा का घटता क्रम ये है। तो कार्बन और कार्बन में आपस में मजबूती से बंधने की गुण पाया जाता है, इसीलिए जो है इसके अंदर श्रृंखलन का गुण उच्च पाया जाता है, ठीक है। तो कार्बन के बहुत सारे यौगिक होने का एक कारण हो गया कि इनमें श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। और देखिए और भी इसके कई विशेष गुण हैं कार्बन के, इसीलिए तो इसकी केमिस्ट्री अलग हो गई, इसका ब्रांच ही अलग हो गई, ठीक है। यहां पर ऑक्सीजन आएगा, वो ध्यान रख लेना, ऑक्सीजन। चलिए अब दूसरा कारण जो है वो ये है कि कार्बन में बहुबंध बनाने की प्रकृति होती है। कार्बन में क्या होती है? बहुबंध बनाने की प्रकृति होती है, बहुबंध बनाने की प्रकृति होती है। अब बहुबंध का मतलब क्या है कि कार्बन एक से ज्यादा बंध बना सकता है। जैसे मान लो कार्बन से जुड़ करके एक बंध बना सकता, एक बंध से भी जुड़ सकते हैं,
कार्बन और कार्बन आपस में 2 बंध से भी जुड़ सकते हैं, कार्बन और कार्बन आपस में 3 बंध से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, कार्बन अगर हाइड्रोजन से जुड़े तो 1 बंध से भी जुड़ सकता है, कार्बन ऑक्सीजन से जुड़े तो 2 बंध से भी जुड़ सकता है, कार्बन नाइट्रोजन से जुड़े तो 3 बंध से भी जुड़ सकता है। तो इसका मतलब कार्बन में बहुबंध बनाने की क्षमता होती है, इसलिए इनके बहुत सारे यौगिक होते हैं। फिर तीसरी बात देखें कि कार्बन कुछ अधातुओं के साथ भी बंध बनाता है, जैसे हाइड्रोजन के साथ बंध बना लिया, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, हैलोजन के साथ, सल्फर के साथ, इनके साथ भी बंध बनाता है, इसलिए जो है ये बहुत सारे यौगिकों का निर्माण करता है। फिर एक चौथा और बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि इनमें समावयवता का गुण पाया जाता है, समावयवता का गुण पाया जाता है, मतलब इसके यौगिकों में समावयवता का गुण पाया जाता है। एक ही यौगिक कई प्रकार से बन सकता है, जैसे मान लो 5 कार्बनों का मैंने 5 कार्बन का एक यौगिक बनाया ये, ठीक है, अब ये भी एक यौगिक है, अब 5 ही कार्बन का एक और यौगिक भी बन सकता है, जैसे मैंने यहां बना दिया, ये लो, ये यौगिक अलग है, ये अलग है, तो 2 तो ये हो गए। फिर और भी बन सकता है कि यूं ऐसे, ये लो, ये भी 5 कार्बन, इसमें भी 5, इसमें भी 5, ये भी 5, तो 5 ही कार्बन है सब में, लेकिन फिर भी इसके 3 रूप पाए जा रहे हैं, ये आपस में समावयवी है और इस गुण को हम समावयता कहते हैं, आगे हम और पढ़ेंगे। तो ये देखो समावयता की कहानी समझ में आ रही है। तो समावयता के कारण 5 कार्बन का एक यौगिक ही 2-3 रूप के अंदर पाया जा रहा है, इसलिए इसके बहुत सारे जो है यौगिक बनते हैं। तो ये बात आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग सीख ली कि भैया कार्बन की ही अलग से केमिस्ट्री क्यों पढ़ी जाती है, बाकी तत्वों की क्यों नहीं पढ़ी जाती। तो आंसर था कि कार्बन के बहुत सारे यौगिक पाए जाते हैं। फिर पूछा गया भाई कार्बन के ही बहुत सारे क्यों यौगिक पाए जाते हैं, क्योंकि कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, कार्बन में बहुबंध बनाने का गुण पाया जाता है, कार्बन में अधातुओं के साथ जुड़ने का गुण पाया जाता है, अधातुओं के साथ जुड़ने का गुण पाया जाता है, जैसे हैलोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ, ठीक है, और इनमें समावयवता का गुण पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको अभी जो है हम सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जोड़ रहे हैं, आज की बात सामान्य परिचय चल रहा है, और कल जो है सीधा मैं 12th पर ले जाऊंगा आपको, और सीधे 12th के ही कार्बनिक यौगिकों की बात करेंगे। तो नेक्स्ट जो है वो क्या है कि अब इसके बाद एक इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। चलिए, अब क्या हुआ कि कार्बनिक यौगिकों को समझाने के लिए एक जैव शक्ति सिद्धांत दिया बर्जीलियस ने। ठीक है, एक सिद्धांत आया जिसका नाम था जैव शक्ति सिद्धांत। ठीक है, जैव शक्ति सिद्धांत। ये जैव शक्ति सिद्धांत क्या कहता था? पहली बात तो इसका ये दिया किसने? ये बर्जीलियस ने दिया, बर्जीलियस ने दिया। और बर्जीलियस ने क्या कहा? ये कहता है कि जितने भी कार्बनिक यौगिक है ना, कार्बनिक यौगिक जो है वो सिर्फ जंतुओं और वनस्पति से ही उत्पन्न होता है, मतलब इनको प्राकृतिक स्रोत से ही प्राप्त किया जा सकता है, इनको प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, कार्बनिक यौगिकों का निर्माण जो है वो प्राकृतिक स्रोत मतलब जंतुओं व वनस्पति में ही होता है, या वनस्पति द्वारा ही किया जा सकता है, वनस्पति में ही होता है। इनको प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता, इनको प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। ये बात सबसे पहले कही बर्जीलियस ने, नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं या तो वो जंतुओं से प्राप्त होंगे या वो वनस्पति से प्राप्त होंगे, उनको प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में उनको नहीं बनाया जा सकता। ये जैव शक्ति सिद्धांत था, और किसने दिया था? बर्जीलियस ने। किसने दिया? बर्जीलियस ने। फिर बात आई क्या कि जो बर्जीलियस इस सिद्धांत का जो एक वैज्ञानिक था जिसने इसका खंडन कर दिया, उसने मना कर दिया कि यार ऐसा नहीं होता कि जो कार्बनिक यौगिक है उनको प्रयोगशाला में भी बनाया जा सकता है। वो वैज्ञानिक था वॉलर। क्या नाम था उनका? वॉलर ने इस जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन कर दिया, कह दिया कि भैया ऐसा जरूरी नहीं है।
और वोलर ने ऐसा किस आधार पर किया? तो वोलर ने इस आधार पर किया कि एक वोलर जो था, एक वो काम कर रहा था अपने प्रयोगशाला में अकार्बनिक यौगिकों पर काम कर रहा था, कार्बनिक यौगिकों पर नहीं कर रहा था, क्योंकि वोलर ने इससे पहले ये सुना था बर्जीलियस से या ने किसी से सुना था कि भाई कार्बनिक यौगिकों को तो लैब में बनाया नहीं जा सकता, तो वो कार्बनिक यौगिकों पर नहीं अकार्बनिक यौगिकों पर काम कर रहा था। और अकार्बनिक यौगिक कौन सा? एक था अमोनियम सल्फेट NH4 की ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट, और पोटेशियम साइनेट KCNO, इसका नाम है अमोनियम सल्फेट, इसका नाम है पोटेशियम साइनेट। इन पर कार्य कर रहा था। इस पर कार्य करते हुए क्या हुआ कि इन दोनों को उसने गर्म किया तो एक यौगिक बन गया। क्या? ये के पोटेशियम के सल्फेट के साथ आ गया, पोटेशियम सल्फेट के साथ आ गया और ये बन गया K2SO4, और ये जो अमोनियम था वो साइनेट के साथ आ गया और ये बन गया NH4CNO, दो अणु बन गए अमोनियम साइनाइड के। ठीक है, तो ये जो अमोनियम साइनेट था ना, ये आगे ये अभी तक अकार्बनिक था, ये सारे अकार्बनिक, ये अकार्बनिक, ये अकार्बनिक, लेकिन जो ये अमोनियम साइनेट बना इसका नाम क्या था? अमोनियम साइनेट। ठीक है, अमोनियम साइनेट था। इस अमोनियम साइनेट में क्या हुआ? पुनर्व्यवस्था हो गई, रीअरेंजमेंट हो गया। ठीक है, इस अमोनियम साइनेट में हो गया पुनर्विन्यासित हो गया ये अणु, इसमें पुनर्व्यवस्था हो गई। क्या होगी पुनर्व्यवस्था? कि ये जो C था ना ये बीच में रह गया, और ये जो O था वो इसके साथ डबल बॉन्ड O करके जुड़ गया, और एक नाइट्रोजन ये था, एक नाइट्रोजन ये था, तो एक नाइट्रोजन इधर रह गया और एक नाइट्रोजन इधर रह गया। अब हाइड्रोजन कितने थे? 4, 2 इसको मिल गए और 2 इसको मिल गए। इस तरीके से ये बन गया। ये अमोनियम साइनेट पहले NH4CNO था ना, इसकी पुनर्व्यवस्था हो गई, पुनर्विन्यासित हो गया। पुनर्विन्यासित कैसे हुआ? कि ये कार्बन और इसके साथ ये ऑक्सीजन इधर आ गया, ये द्विबंध से जुड़ गया, डबल बॉन्ड से जुड़ गया। अब एक नाइट्रोजन ये था, एक नाइट्रोजन ये था, तो इधर नाइट्रोजन आ गया, इधर नाइट्रोजन आ गया। हाइड्रोजन कितने थे? 4, 2 इसके पास आ गए, 2 इसके पास आ गए, तो ये जो बन गया इसका नाम क्या था? यूरिया। क्या नाम था? यूरिया। और ये यूरिया कैसा यौगिक था? कार्बनिक यौगिक था। कैसा यौगिक था? कार्बनिक यौगिक था। तो बस वॉलर ने कह दिया कि ये देखो मैंने तो इसको कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में बना दिया, जबकि बर्जीलियस ने तो कहा था कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में बनते ही नहीं है। तो पहला जो कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में जिसने बनाया वो वैज्ञानिक का नाम था वोलर। क्या नाम था? वोलर। और अगर आपसे पूछा जाए कि पहला कार्बनिक यौगिक जो प्रयोगशाला में बना उसका नाम क्या है? यूरिया। उसका नाम क्या है? यूरिया। जो पहला कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में बना था उसका नाम था यूरिया। तो कितने प्रश्न हो गए? 2। फिर आप देखें कि एक 2 बातें होगी। अब आप देखें नेक्स्ट कि एक वो कहता है कि यूरिया ऐसा पहला कार्बनिक यौगिक था जो अकार्बनिक यौगिक से बना था। अकार्बनिक यौगिक से प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था? यूरिया। ठीक है, लेकिन अगर प्रश्न ऐसा आ जाए, आपसे कई बार ऐसे जनरल साइंस में पूछ लिया जाता है ऐसा क्वेश्चन कि भाई कि प्रयोगशाला में बनने वाला पहला या प्रयोगशाला में, यहां पर बीच में लिखना है अकार्बनिक यौगिकों से न बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? पहला कार्बनिक यौगिक कैसा है? कौन सा होता है? यौगिक है तो कौन सा है भाई? वो है हमारे पास एसिटिक अम्ल। कौन सा है? एसिटिक अम्ल। इसको किसने बनाया था? इसको बनाया था अपने पास कोल्बे ने। किसने बनाया था? कोल्बे ने। ठीक है, तो अगर अकार्बनिक यौगिक से बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक तो यूरिया, और ऐसा कार्बनिक यौगिक जो अकार्बनिक यौगिकों से नहीं बना हो पहला, वो एसिटिक अम्ल। ठीक है, और पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा बना? तो यूरिया प्रयोगशाला में। ठीक है, किसने बनाया? वोलर ने। तो इस तरीके के प्रश्न जो है आपसे पूछे जा सकते हैं, और इस तरीके के प्रश्न आपने पहले सुने भी होंगे।
लेकिन ये वाला डिफरेंट था। क्या था कि प्रयोगशाला में अकार्बनिक यौगिकों से ना बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक जिसको अकार्बनिक यौगिकों से नहीं बनाया गया वो कौन सा था? एसिटिक अम्ल। और किसने बनाया था? कोल्बे ने बनाया था। तो इस तरीके से ये बात हो गई। चलिए आप इसको लिख लेंगे, इन शॉर्ट लिखते जाओ बस अगर जरूरत है तो, लेकिन आपको ये जानना जरूरी है बस। चलिए अब एक बात अपने और करते हैं कि कुछ बेसिक प्रश्न जो है वो देख लेते हैं एक बार कि फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री है लेवोशियर। लेवोशियर, ठीक है, कि फादर ऑफ केमिस्ट्री है लेवोशियर, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन है? फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बर्जीलियस। कौन है? बर्जीलियस, ठीक है। बर्जीलियस जो है फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कार्बनिक रसायन सबसे पहले शब्द किसने दिया? तो बर्जीलियस ने ही दिया, ठीक है। तो केमिस्ट्री के जनक कौन है? रसायन विज्ञान के जनक है लेवोशियर। और अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बनिक रसायन के पिता कौन है? तो बर्जीलियस, ठीक है। तो रसायन विज्ञान के जनक लेवोशियर, कार्बनिक रसायन के जनक बर्जीलियस, और कार्बनिक रसायन नाम किसने दिया? तो बर्जीलियस ने, ठीक है दोस्तों। तो ये बात हो गई एक कंप्लीट। एक काम मैं और करवाऊंगा अभी सामान्य परिचय में, इसके बाद आज सामान्य परिचय हो जाएगा कंप्लीट। लेकिन एक बात नहीं भूलेंगे आप कि कल जो है वो सीधा हम 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर जा ठुकेंगे, क्योंकि उसके ही गाइड जो कार्बनिक यौगिक है उन्हीं का ये अध्ययन हम करेंगे और उन्हीं के बारे में सारे क्वेश्चंस करेंगे। चलिए अब आप एक और बात सीखें कि कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण आपने पढ़ना है। हालांकि 10th क्लास में भी पढ़ा है, लेकिन थोड़ा उसको डिटेल में पढ़ना है। देखें क्या होता है कि आपने पढ़ा है कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। कार्बनिक यौगिक दो प्रकार के होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसको सीखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब से पहले जो मैंने पढ़ाया वो सामान्य परिचय था और सामान्य बातें थी, वो आपको सुननी जरूर थी, लेकिन बहुत ज्यादा उस पर रट्टा मारने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब जो मैं बता रहा हूं उसको आपको जरूर अच्छे से देखने की जरूरत है, आपको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। देखो कार्बनिक यौगिक दो तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं अचक्रिय, या हम जिन्हें कहते हैं सीधी श्रृंखला वाले, मतलब खुली श्रृंखला वाले, और इनको कहा जाता है एलिफेटिक यौगिक। नाम सारे ध्यान रखने, इनको एलिफेटिक यौगिक भी कहा जाता है, ठीक है। तो और जो दूसरा था वो है हमारे पास चक्रीय यौगिक। चक्रीय का मतलब है बंद श्रृंखला वाले, या इनको हम, ठीक है, दो ही बातें इनके लिए कहेंगे, चक्रीय या बंद श्रृंखला वाले। तो अचक्रीय का मतलब श्रृंखला जो बनेगी वो सीधी बनेगी, चक्रीय का मतलब चक्कर जो है वो बंद श्रृंखला बन जाएगी। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब जो अचक्रीय या खुली श्रृंखला वाले हैं ना, ये दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं संतृप्त, ये शब्द आएंगे बार बार, संतृप्त यौगिक, और एक होते हैं असंतृप्त यौगिक, ठीक है, असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। जो संतृप्त यौगिक होते हैं ना, उनमें कार्बन और कार्बन के बीच में चाहे जितनी मर्जी लंबी श्रृंखला हो, हर जगह कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही होगा। कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड। यहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में होगा सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। और ऐसे संतृप्त यौगिक कौन से होते हैं? एल्केन। कौन से होते हैं? एल्केन ऐसे कार्बनिक यौगिक है जिनमें हर जगह कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, इनको हम एल्केन कहते हैं। अब दूसरे होते हैं असंतृप्त। असंतृप्त के अंदर मैंने कहा कि सिंगल बॉन्ड नहीं होगा। सिंगल नहीं होगा तो क्या होगा? या तो फिर डबल होगा या फिर ट्रिपल होगा।
ठीक है। अब कार्बन की बहुत लंबी श्रृंखला है, लेकिन कहीं एक जगह भी डबल बॉन्ड आ गया, कहीं एक जगह भी ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो उनको हम असंतृप्त यौगिक कहेंगे। और डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये मैं जो दो लाइनें बनाता हूं ये डबल बॉन्ड है, और अगर डबल बॉन्ड है तो उसको हम कहते हैं एल्कीन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो हम उसको कहते हैं एल्काइन। क्या कहते हैं? एल्काइन। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए कि एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। एल्कीन और एल्काइन असंतृप्त हैं और एल्केन जो है वो संतृप्त हैं। चलिए, ये तो बात आपने 10th में सीखी हुई है। थोड़ी और बात सीखते हैं। क्या? चक्रीय में दो तरीके होते हैं। चक्रीय में दो तरीके होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं समचक्रीय, समचक्रीय, और एक होते हैं विषम चक्रीय। ठीक है, अभी बात बता रहा हूं क्या मतलब है इसका। समचक्रीय का मतलब, समचक्रीय फिर दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक का मतलब क्या होगा कि जैसे मान लो मैंने ऐसे चक्र बना दिए ये, ठीक है, मैंने यूं बना दिया CH2 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 और इन तीनों ने मिलकर के श्रृंखला बंद कर ली, तो ये चक्र बन गया। और सारे के सारे देखो कार्बन 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 से बना हुआ चक्र है, तो समचक्रीय है, और इसके अंदर ये सारे के सारे सिंगल बॉन्ड वाले हैं, तो ये एलिसाइक्लिक है। अब चाहे मैंने यूं लिख दिया, जैसे मान लो ऐसे करके यूं बनाकर ये लिख दिया, तो ये साइक्लोहेक्सेन है, ये भी एलिसाइक्लिक है। ये बेंजीन नहीं है, ध्यान रखना, ये साइक्लोहेक्सेन है, तो ये भी एलिसाइक्लिक हो गया। अगर इसके ऊपर मैं OH लगा दूं तो ये साइक्लोहेक्सेनॉल है और ये भी एलिसाइक्लिक है। ठीक है। अब एक होते हैं इसमें एरोमेटिक। कौन से होते हैं? एरोमेटिक। एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक होते हैं एरोमेटिक। एरोमेटिक जो होते हैं, एरोमेटिक दो तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं बेंजेनॉइड, बेंजेनॉइड, ठीक है, और एक होते हैं नॉन बेंजेनॉइड, नॉन बेंजेनॉइड। ठीक है, दो तरीके के होते हैं, बेंजेनॉइड और नॉन बेंजेनॉइड। बेंजेनॉइड वो होगा जिसमें बेंजीन बनेगी। जैसे मैंने अगर मान लो ये बेंजीन बना दी, तो ये बेंजीन जो है वो बेंजेनॉइड का उदाहरण है। अगर मैंने इसके ऊपर OH लगा दिया तो ये फिनॉल है, ये भी बेंजेनॉइड का उदाहरण है। ठीक है, तो इस तरीके से जिसमें बेंजीन वलय आएगी उनको हम बेंजेनॉइड एरोमेटिक यौगिक कहेंगे। वो कार्बनिक यौगिक जो है बेंजेनॉइड एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक होंगे जिनमें बेंजीन वलय आ जाएगी। लेकिन जिसमें बेंजीन वलय नहीं आएगी, जैसे मान लो ये है, ये और यहां पर प्लस आवेश है, तो ये बेंजीन वलय नहीं है लेकिन एरोमेटिक है, तो ये नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक यौगिक होंगे। ठीक है, आप इस तरीके के और एग्जांपल भी देख सकते हैं। चलिए, लेकिन आपको यह पता लग गया कि यार एरोमेटिक यौगिक दो प्रकार के होते हैं, जिसमें एक में बेंजीन होती है, एक में बेंजीन नहीं होती। लेकिन अच्छी बात यह है कि 12th क्लास के पूरे सिलेबस के अंदर आप जो है सिर्फ और सिर्फ कौन से पढ़ते हैं? बेंजेनॉइड एरोमेटिक यौगिक पढ़ेंगे। जब भी मैं कहूंगा एरोमेटिक यौगिक तो आप बेंजीन समझा करेंगे। क्या समझा करेंगे? बेंजीन। ठीक है, अब बात करते हैं अपने विषम चक्रीय यौगिकों की। विषम चक्रीय में जो चक्र बनेगी वो एक जैसे परमाणुओं की नहीं बनेगी, और ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं एलिसाइक्लिक और एक होते हैं एरोमेटिक। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं एरोमेटिक। चलिए, एलिसाइक्लिक में जैसे मैंने यूं बना लिया, ये इसका नाम है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, THF। देखो इसकी जो श्रृंखला बन रही है, बीच में ऑक्सीजन आ गया, यहां कार्बन, यहां कार्बन, यहां कार्बन, यहां कार्बन, और एक जगह क्या आ गया? ऑक्सीजन। तो इसका मतलब है ये कैसा हो गया? विषम चक्रीय। चक्र एक जैसे परमाणुओं का नहीं है, तो ये विषम चक्रीय हो गया। और क्योंकि ये एरोमेटिक नहीं है, इसलिए ये क्या होगा? एलिसाइक्लिक, क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में नहीं आ रहे। एरोमेटिक यौगिकों की और बहुत सारी परिभाषाएं हैं, जब मैं 11वीं में करवाऊंगा तो किसी ने देखना हो तो उसमें लेक्चर वो देख सकता है कि एरोमेटिक यौगिकों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो ये एलिसाइक्लिक है और विषम चक्रीय है। अब एक एरोमेटिक जो है वो विषम चक्रीय का एग्जांपल कौन सा है? जैसे मैंने यहां पर नाइट्रोजन लगा दी और बेंजीन की तरह संरचना बना दी है, बेंजीन की तरह बना दी, लेकिन एक जगह नाइट्रोजन है। यहां पर डबल बॉन्ड लगाओ, डबल बॉन्ड लगाओ, डबल बॉन्ड लगाओ। अब ये जो है इसका नाम होता है पिरिडीन। क्या नाम होता है? पिरिडीन। ये लो, ये जो पिरिडीन है
ये देखो विषम चक्रीय है। कैसे विषम चक्रीय है? क्योंकि यहाँ पे कार्बन 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 और कार्बन, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया? नाइट्रोजन। मतलब जो चक्र बन रहा है वो एक जैसे परमाणुओं का नहीं बन रहा है, तो ये विषम चक्रीय हाइड्रोकार्बन हो गया या कार्बनिक यौगिक हो गया। और ये एरोमेटिक है, डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में आ रहे हैं तो ये एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक विषम चक्रीय कार्बनिक यौगिक हो गया ये कौन? पिरिडिक। और ये एलिसाइक्लिक विषम चक्रीय यौगिक हो गया टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन इसका नाम है हाइड्रोफ्यूरेन। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये जो चार्ट है इसका आप ले लो स्क्रीनशॉट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार जरूरत पड़ेगी। इससे पहले वाले जितने पार्ट मैंने लिखा था उसको सिर्फ सुनना था, लेकिन इसको अच्छे से आज जो मैंने इसको पढ़ा दिया इसको बना लेना, इनको अच्छे तरीके से देख लेना, ताकि अब मैं अगर आगे पढ़ाता हुआ कभी भी एल्केन शब्द काम में लूं तो आपको पता होना चाहिए कि एल्केन क्या होता है। मैं एरोमेटिक शब्द काम में लूं तो आपको पता लग जाना चाहिए कि उसमें बेंजीन आएगी। ठीक है, अगर मैं उसके अंदर कोई नाम लूं कि एलिफेटिक यौगिक आपको समझ में आना जाना चाहिए कि सीधी श्रृंखला वाला कोई यौगिक लेना होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से जो है ये जीओसी का पहला आज लेक्चर हुआ है जिसका नाम था कार्बनिक यौगिकों का सामान्य परिचय। कल की क्लास जो है, अब क्या है कि कल मेरे को 2-3 दिन छुट्टियां हैं तो मैं फ्री होऊंगा और मेरी इच्छा है कि मैं एक दिन में 2-2 लेक्चर डालूं। ठीक है, और इस जीओसी को जल्द से जल्द पूरा कर दूं और फिर हम 12th का सिलेबस रेगुलर करें। उस कार्बनिक रसायन का जो 4 लेसन है उनको शुरू कर दें, एक लेसन को करके शुरू कर दें, लेकिन ये जीओसी जल्द से जल्द खत्म कर दें। तो कल मैं आपको हर हाल में ये जो एक वीडियो डाली है सामान्य परिचय, इससे अगला पार्ट क्या होगा कि 12th के जो कार्बनिक यौगिक हैं वो कौन कौन से, उनके सूत्र क्या हैं, वो उन सारों के बारे में अपने कल एक लेक्चर के अंदर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। गुड लक दोस्तों, पढ़ते रहो, बाय।